बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानी। ऐसे बहुत कम खेल हैं जहां एक 16 साल का युवा 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन को हरा सके। 1992 में हुआ था बार्सिलोना स्पेन के ओलंपिक महिलाओं की तैराकी में, जब एक 14 साल 6 दिन की क्योको इवासाकी ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चौंकाया था। और जब 1991 यूएस ओपन महिला टेनिस के सेमीफाइनल्स में 15 साल की जेनिफर कैप्राइट्री ने 9 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन मोनिका सेलेस को लगभग हरा ही दिया। लेकिन वो खेल जिसमें ऐसा होना ज्यादा संभव है वो है शतरंज, चेस। रमेश बाबू, प्रज्ञानानंदा प्रज्ञा और उसकी बड़ी बहन वैशाली घर बैठे शतरंज का एक दोस्ताना खेल खेल रहे थे। तुम्हारा घोड़ा तो गया, अब हारोगे बच्चू। अक्का, तुम मेरे जाल में फंसी, देख तेरी रानी गई। दरअसल शतरंज में माहिर प्रज्ञा नहीं बल्कि उसकी बहन वैशाली थी, जो प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी। और प्रज्ञा वो तो घंटों बैठा टीवी देखा करता था। उसके माँ बाप बड़े चिंतित थे और बावजूद इसके कि उनका ज्यादा पैसा वैशाली पर खर्च हो रहा था, उसकी टीवी की आदत छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसे भी चेस क्लास में डाल दें। हाँ, और वैसे भी वो अच्छा खेल खेल लेता है। इतना अच्छा कि महज 7 साल की उम्र में उसने 2013 में अंडर 8 विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप जीता और फीडे मास्टर का खिताब कमाया। 3 साल बाद 10 साल 10 महीने और 19 दिन की उम्र में वो इतिहास का सबसे जवान अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बना। और 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने के बाद उसने विश्व में दूसरे रैंक अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वीजली सॉ के खिलाफ एक रोमांचक सेमीफाइनल्स खेला। मैं जीत तो गया, लेकिन मेरी बात याद रखना, प्रज्ञा एक जीनियस है। अरे यार, मैंने बड़ा अच्छा मौका गंवाया। प्रज्ञा ने वेस्ली की भविष्यवाणी पूरी की जब उसने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। 16 साल की उम्र में ऐसा करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी। देखते ही देखते भारत शतरंज के युवा ग्रैंड मास्टर से भरने लगा। गुकेश डोमराजू 12 साल 7 महीने 17 दिन अब 16। परिमार्जन नेगी 13 साल अब 29। रौनक साधवानी 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर अब 16। जो खेल दशकों तक विश्वनाथन आनंद ने अकेले कायम रखा वो भारत में पूरी तरह जड़ पकड़ चुका है और चेन्नई मेजबानी करेगा इस साल के जुलाई अगस्त में खेले जा रहे 44वें चेस ओलंपियाड। भारत में पहली बार। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि टूर्नामेंट चेन्नई में होगा, क्योंकि ये शहर चेस का मक्का कहलवाता है। इतने उत्साहित हैं कि टूर्नामेंट उनके शहर में ही है कि उन्होंने पूरे शहर को चेस बोर्ड की तरह पेंट कर डाला, यहाँ तक कि प्रसिद्ध नेपियर ब्रिज भी। 187 अलग अलग देशों से कुल 2000 प्रतियोगी 4 की टीम और एक रिजर्व में बढ़ जाएंगे और हर एक टीम 11 राउंड खेलेंगे। अगर कोई टीम एक मैच हार जाती है तो उसे स्पर्धा से बाहर निकालने की बजाय निचली रैंक वाली टीम के साथ खेलने का अवसर मिलता है, एक ऐसी टीम के खिलाफ जो पिछला मैच जीतने के बदौलत ऊपर आ गए हो। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, जिसे स्विस टूर्नामेंट सिस्टम कहा जाता है। विदित गुजराती, जिसने वर्चुअल रूम से आयोजित किए गए 2020 चेस ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, वो भी पुरुष टीम का हिस्सा होंगे। दूसरी ओर दुनिया की दूसरी रैंक महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी महिला के 2 टीम को लीड करेंगी। खेल का बाहर रूप 5-2 होगा, जिसका मतलब है कि पूरा गेम का समय 5 मिनट होगा और हर चाल के लिए 2 सेकंड ज्यादा मिलेंगे। दोनों प्रज्ञा और उसकी बहन वैशाली पहली बार ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे ओपन कैटेगरी टीम इवेंट में। भाई बहन को आरबी रमेश और उनकी पत्नी आरती रामास्वामी दोनों को ग्रैंड मास्टर से ट्रेनिंग मिली है, जिन्होंने 2008 में अपने चेस गुरुकुल की स्थापना भी की। जो कभी भाई बहन के बीच मजाक का खेल हुआ करता था वो अब सीरियस मामला हो चुका है, जिसमें दोनों एक दूसरे को जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहते। एक बार उसके आदर्श विश्वनाथन आनंद, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, रमेश मुझे प्रज्ञा से मिलना है, क्या तुम उसे लेकर आर्यपुरम के मेरे घर आ सकते हो? प्रज्ञा इतना उत्सुक था कि वो आईने के सामने खड़े होकर आनंद को क्या और कैसे सवाल करे उसका अभ्यास करने लगा। आनंद सर, ये कैसे? आनंद सर, वो कैसे? लेकिन मिलने के बाद जैसे ही वो एक दूसरे के सामने चेस खेलने बैठे वो सब कुछ भूल गया। आनंद ने उसको कई रणनीतियां समझाई और सबसे महत्वपूर्ण जीवन का पाठ पढ़ाया। निराशा को हमेशा हल्के में लेना और खेल को ज्यादा गंभीरता से न लो। प्रज्ञा के बारे में जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वो न केवल एक मजबूत खिलाड़ी है बल्कि अनोखे मिडिल गेम के साथ साथ वो एंड गेम भी सब्र से खेलता है।
हालांकि उनके अनुसार प्रज्ञा अभी भी अच्छे नतीजे से 1 साल दूर है, जबकि निहाल सरीन उसके थोड़े पीछे और रौनक सिद्धवानी उसके भी 1 और साल दूर। जबकि वो खुद 13वें स्थान पर है, फिर भी ये 5 बार के विश्व चैंपियन इस ओलंपियाड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं इन दिनों कम इवेंट खेल रहा हूँ और अब युवाओं के खेलने का समय है, इसलिए वो और 6 बार के विश्व चैंपियन सोवियत इजरायली ग्रैंड मास्टर बोरिस गेलफैंड के साथ भारत ओलंपिक टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन के कैंप जरिए जहां गेलफैंड ने मध्य और अंतिम खेल कौशलता पर ध्यान दिया और आनंद मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर। उनका लक्ष्य है कि वे कुछ खिलाड़ियों को 2700 एलो रेटिंग तक पहुंचा सके, जिससे शतरंज खेलने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान सुनिश्चित हो। आनंद के अलावा सिर्फ 3 भारतीयों ने ये रेटिंग हासिल की है। पेंटाला हरिकृष्णा विश्व के 25, शशि किरण जो इस ओलंपियाड में रिजर्व खिलाड़ी हैं, और विदित गुजराती विश्व के 28। लेकिन वो आनंद है भारत का पहला ग्रैंड मास्टर 1988 में, जिसे श्रेय दिया जाना चाहिए अकेले इस खेल को भारत में लोकप्रिय करने के लिए और वापस लाने के लिए उस जगह जहां इस खेल की पैदाइश हुई थी 1500 साल पहले, गुप्ता एम्पायर के युग में, जहां ये 4 लोगों का खेल चतुरंगा कहलवाता था। शायद इसे सफर में व्यापारी अपने साथ पर्शिया ले गए, जहां इसे शतरंज बुलाया जाने लगा। ईरानी लोग इसे भारत वापस ले आए मुगलों द्वारा, कुछ जो खेल में इतना डूब गए कि विरासत तक लुटा दिए, जैसे सत्यजीत रे ने दिखाया अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में। तब तक यूरोप और रूस में इस खेल में काफी कुछ बदलाव हो चुका था। रानी और बिशप शामिल हुए और खेल 2 लोगों का बना। वीशी आनंद के कारनामों के कई पहले एक 9 साल के सुल्तान खान लंदन पहुंचे, नवाब सर उमर हयात खान के नौकर के रूप में। बाप की बदौलत चतुरंगा में माहिर सुल्तान ने यह नया खेल सीखकर ब्रिटिश चैंपियनशिप 3 बार जीती, लेकिन अंग्रेज ने उसे नजरअंदाज किया और कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया। अब फिर भारत शतरंज में एक भारी देश बन गया, 3रे नंबर पर 73 ग्रैंड मास्टर के साथ, सिर्फ रूस और यूएसए के पीछे। बावजूद इसके कि खेल खेलने के उपकरण बहुत कम है, अगर माहिर खिलाड़ी बनना है तो खर्चा बड़ा है। फॉरेन कोच से 1 घंटे की कोचिंग के लिए भारतीय ग्रैंड मास्टर को 5000 रुपए 60 यूरो देने पड़ते हैं। ये महंगा पड़ जाता है विदित गुजराती जैसे टॉप ग्रैंड मास्टर के लिए भी, जिसकी कुल करियर कमाई $28,000 से कम है। भारत में 1 घंटे की कोचिंग के 3000 रुपए लगते हैं और पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि अगर वो अपने बच्चे को टॉप प्लेयर बनाना चाहते हैं तो सालाना उन्हें 25 लाख खर्च करना पड़ेगा। स्पॉन्सर मिलना मुश्किल है क्योंकि चेस देखने में इतना मजेदार नहीं, ना ही हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है। लेकिन एक इंडोर गेम होने के नाते कोविड में इसे बुखार नहीं पकड़ा, बल्कि ज्यादा चला और नेटफ्लिक्स शो द क्वींस गैम्बिट ने इसे और बढ़ावा दिया। इंडिया जीतने से शायद इसे और भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे अच्छे 2 टीम रूस और चीन तो खेल नहीं रहे और भारत मेजबान होने के नाते उन्हें 2 टीम शामिल करने की अनुमति है। शायद जीत प्रस्तावित 6 टीम का आईपीएल जैसा चेस लीग को सफलता देगी और स्पॉन्सर्स भी सामने आएंगे और बच्चे खुश होंगे स्कूल में चेस खेलकर, जो अब 2 राज्य गुजरात और तमिलनाडु ने अनिवार्य कर दिया है। बताइए इस सवाल का जवाब, क्या भारतीय को चेस जैसे गणितीय खेल आसान होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर और कोडिंग की ताकत देख? जवाब देने से पहले ये सुनिए, हंगेरी के 3 पोलगर बहनों के साथ उनके पिता लाज़लो पोलगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जीनियस पैदा नहीं होते, उन्हें बनाना पड़ता है। उसकी बात साबित करने के लिए वो और उसकी पत्नी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों लड़कियां निकली, जिसे उन्होंने घर पर पढ़ाया, चेस सिखाया, हाई लेवल मैथ सिखाया और कई भाषाएं। फिर चेस पर गौर देकर उन तीनों को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। सबसे छोटी जूडिथ पोलगर दुनिया की सबसे कम उम्र वाली ग्रैंड मास्टर बनी और आज भी वो हमेशा की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ी मानी जाती है। सबसे बड़ी सुसन वो भी ग्रैंड मास्टर बनी और दोनों बहनें एक समय दुनिया के 1-2 हुआ करती थी। मंझली बहन सोफिया वो भी इंटरनेशनल मास्टर बनी। क्या कहानी है ना? अब बताओ आपकी राय क्या है? बिस्बो की शायरी, बिछी हुई बिसात है, जमी हुई शतरंज, प्रज्ञा ने सब देख लो, बदल के रख दी जंग। उम्र है 16 साल बस, चमक रहा हर ओर, चैंपियन का भी कर दिया फीका सारा जोर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।